बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब ने आज बनू का दौरा किया, जहां उन्हें जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जुनैद अकबर साहब की जानिब से कहा गया है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को हमारी जमात से और हमारी जमात को उनकी जमात से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जबकि असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि कोशिश है कौमी एजेंडे पर सब जमातों को इकट्ठा करके नए इलेक्शन की तरफ जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज जुनैद अकबर साहब की जानिब से कहा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को हमारी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात इनको दूर किया जाएगा, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे? होने चाहिए, अगर हो सकते हैं तो। जी। ये जो हमारे सिक्योरिटी का क्राइसिस है और जो आज बनू का भी दौरा किया में, ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला इस वक्त मुल्क को दरपेश है तो वो सिक्योरिटी चैलेंज है। और ये सारे के सारे इश्यूज आपस में इंटरलिंक्ड हैं, यानी जिसमें पॉलिटिकल टर्मोइल या सोशल अनरेस्ट जो लोगों में परेशानी है, हिजान है, और उस दौरान जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी क्राइसिस जो इतना बड़ा है, अच्छा, और उसके साथ ही और बहुत सारे मामला। और मैं इसमें हमेशा इकॉनमी को भी ऐड करता हूँ और ये समझता हूँ कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे अक्रॉस द बोर्ड, आप ये स्मगलर्स को पकड़े ना तो एकदम से आप देखें कि ये असल में जो है ना, ये जराइम पेशा गैंग होते हैं। एक तो ये बात है कि जो अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं, दूसरा लेकिन ये उससे बढ़ के है कोई चीज़, क्योंकि इसमें सुसाइड बॉम्बर्स आ गए हैं। अब सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो तो तैयार करना जो है वो सिंपल, जो आप ये समझें कि जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनका ये काम नहीं है कि वो सुसाइड बॉम्बर्स भी उनके पास हों। तो ये मामला ज़रा पेचीदा है। यानी पहले तो हम ये कहते थे ना कि जी अटैक हो गया और किसी जगह पे उन्होंने जो है वो लेकिन ये सुसाइड बॉम्बर्स का इस पूरे खेल में आना जो है ये एक एक नई संगीनी जाहिर करता है सिक्योरिटी के हवाले से। और उसमें गवर्नेंस भी एक अपनी जगह इशू है, लेकिन उसके साथ इसमें अब ये देखें ना कि ये जो मामला हुआ है, ये जो बंदा हैंड ओवर हुआ है जी। अमेरिका के, अच्छा, इसको मैंने कल भी कहा था कि मैं इसको दूसरे नंबर पे रख रहा हूँ। इसको बहुत ज़्यादा इसको मैंने अहमियत कल भी नहीं दी थी, आज भी नहीं दी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये स्मोक एंड मिरर सिचुएशन चल रही है अभी। स्मोक एंड मिरर जिसको कहते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में, और वो ये होती है कि जो असल जो मामलात होते हैं ना वो नज़र नहीं आते, वो हिडन एजेंडा के पीछे क्या है, तो बात कुछ और हो रही होती है, पीछे कुछ और मामला चल रहे होते हैं। तो वो अभी तक चूंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पे जाएंगे। 3-4 बातें उन्होंने की हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस दिन। देखिए, उन्होंने एक तो ये कहा कि वो शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि उनको करना चाहिए था। कल भी मैंने बात की थी, उनके पास कुछ भी नहीं था उस स्पीच में। उनके पास बाकी तो सारी फरोई बातें हैं ना, फ्लूइड है, यूक्रेन में क्या होगा, ये टैरिफ लगा दूं, टैरिफ एक आगे कर दिए, फिर मैक्सिको और कनाडा के टैरिफ 1 महीना और आगे कर दिए उन्होंने, अभी नहीं लगाए। तो बाकी सारी हवाई बातें थी। जो असल बात थी वो यही थी कि ये बंदा उनके पास आ जाए ताकि वो सबको दिखा सकें, बता सकें कि ये मैंने कामयाबी हासिल की है। और ये जो 2021 में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, जिसमें अमेरिकन मेरीन्स भी जानों से गए थे और बाकी जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, लेकिन उनको तो कोई खाते में नहीं गिनता, वो भी 160-200 के करीब, वो भी इंसानी जाने थी। तो ये असल इशू था जो उनके पास था, जिसके उन्होंने वाह समेटी। वरना तो और ये उनका स्टेट ऑफ, और बाकी भी आप देखें ना कि उसमें ऑप्टिक्स के लिए वो बच्चे को सीक्रेट सर्विस का एजेंट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बाकी बातें तो सारी ऐसी ही थी। तो ये जाहिर है कि एक ऐसा वाकया था जो, लेकिन उसके सामने 2-3 और बातें भी मैं देख रहा हूँ ना। उनको बार बार बगराम एयरबेस याद आ रही है। वो भाई, बगराम एयरबेस जो है वो आपके लोग छोड़ के चले गए तो आप उन लोगों को पकड़े, ठीक है ना। बगराम एयरबेस जो है, आप उन लोगों को पकड़े, अपने लोगों को जो वहां से भागे हैं, और वो अफगान नेशनल आर्मी की तरह गई जिनको आप ट्रेन करते रहे इतने साल। क्या वो भाग गई? क्या वो उसको आपने, ये जो हजारों की तादाद में अफगान को उन्होंने कहा है कि हम अब नहीं एंटर होने देंगे, तो ये तो वही लोग थे कि जो आपके लिए काम कर रहे थे। और ये जो है, ये एक लेसन है, ये एक लेसन है कि अमेरिका किस तरह से किसको डम करता है।
यानी वो अफगान जो उनके साथ काम करते रहे इतना अरसा, हामिद करजई, अशरफ गनी, ये सारी कैबिनेट्स में, और उसके बाद उनको बड़े जनाब दिखाए गए सुनहरे ख्वाब कि आप हमारे साथ काम करें, और कभी अफगानिस्तान जाना होता था या तो वो इतना ज़्यादा डेडिकेट होके काम कर रहे होते थे। उन्होंने इंग्लिश भी सीख ली थी, उन्होंने वो साल साल इनके साथ रहे, तो उनको भी छोड़ दिया पीछे। इनको बगराम एयरबेस याद आ रही है, और इनको ये इल्म नहीं है कि यह यहाँ पे जो है ये चाइना का अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या रशिया का है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे उनसे, पड़ोसी हैं हमारे, ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, कहीं ना कोई मामला, उनको भी ज़रा वो भी समझेंगे इस बात को कि भाई ये ज़्यादा अरसे तक ये इस तरह से नहीं हो सकता कि खुद कुछ हमलावर जो है उनकी सॉइल से हैं या यहाँ पे कहीं, मतलब। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये अब हार्ड कोर टेररिज्म के ऊपर तो अब जाना पड़ेगा सख्ती के साथ, और देखना पड़ेगा कि ये तो इतने सालों से 2001 के बाद से काफ़ी देखा भी है और इसको समझा भी है इस सुसाइड बॉम्बर्स को, लेकिन क्रिमिनल गैंग्स हैं, लेकिन गवर्नेंस का इशू भी है, बहुत सारे इसमें और फैक्टर्स भी यकीनन होंगे। और तीसरी बात यह है कि उनको जो इन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने तारीफ भी की है बाद में उनके लोगों ने, और उनको जिंदा चाहिए था बंदा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है ना, उनको जिंदा चाहिए था। वो स्ट्राइक करके तो पाकिस्तान से उन्होंने इंटेल शेयर किया है, और पाकिस्तान के की तरफ से वो बंदा उनको हैंड ओवर हो गया। तो अब ये देखें कि ये जो इंटेलिजेंस उन्होंने दी है, अगर इंटेलिजेंस उन्होंने दी और ये बंदा हैंड ओवर हो गया है, अब इसमें सुना है कि रशिया को भी हमने हैंड ओवर किए हैं लोग जो रशिया को मतलूब थे, हालांकि रशिया उस वक्त कह रहा था कि ये यूक्रेन के लोग हैं, हालांकि बाद बहरहाल जो भी है सिलसिला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस जो है ये कितनी, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कई दफ़ा तो मेरे सामने नज़र आ जाते हैं ना मामला, हम कहते हैं अच्छा जी वो उधर नाकाम बना दिया गया, उधर ऐसे हो गया, खबर आ जाती है। असल वो इंटेलिजेंस होती है, इसी की खबर नहीं आती, यानी वो खामोशी से बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे होते हैं। 24 तो कांस्टेंट काम होता है इंटेलिजेंस का, जहाँ पर किसी ने पलक झपकी वहाँ पे नुकसान हो गया बहुत बड़ा। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे ये भी पता चल रहा है कि जी जो इंटेलिजेंस का अगर कवर पाकिस्तान को मिलता या मिलता है ये सेटेलाइट से या बाकी किसी तरीके से, तो पाकिस्तान इस दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा सकता है। हमारे पास जाहिर है कि जो ग्राउंड पे रिसोर्सेज हैं वो तो अपने ग्राउंड पे तो नहीं आके की ना, उन्होंने रिसोर्स दी, उन्होंने तो कहते सैटेलाइट से और बाकी जो उनके पास इंटेल थी वो उन्होंने दी, और ट्रस्ट भी किया, और बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं गए। तो ये है कि मेरे ख्याल से इसको ये एक नया सारा सिलसिला शुरू है, पर ये पाकिस्तान में नहीं है, मैं कहता हूँ ये पूरी दुनिया में है। अब यकीन करें मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि यहाँ पे बैठ के बात हो रही होती थी कि वो जो ये आप समझें कि 1 किलोमीटर से भी कम जो है ना, वो कहते वो वहाँ से बातें सुन रहे हैं हमारी, जो कॉन्सुलेट जो खुले हुए थे वहाँ पे। तो उस पूरे दौर से जब निकल आए हैं 9/11 के बाद से, तो इससे भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जो सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये जो खबरें हैं ना, ये बीच में परेशान करती हैं, और इसमें सब अपने अपने नंबर टाँकने के चक्करों में, और ये कुछ देखें ना इस वक्त इश्यूज़ हैं, पूरी दुनिया में इश्यूज़ खड़े हैं। अब आप देखें आज क्या हालात हैं 24 घंटे पिछले। सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं फ्रांस के सदर, वो जो हैं वो हमेशा से उनके जहन में ये आइडिया रहा है कि एक यूरोप की फ़ौज होनी चाहिए, यूरोप की एक फ़ौज होनी चाहिए, यूरोप को खुद मुख्तार होना चाहिए, और यूरोप जो है वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो और अमेरिका पे डिपेंड ना करे। ख़ासतौर पे 2016 के बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर था, ट्रंप 1.0 जिसको कह लें, जो भी कहें, तो उस वक्त भी जो आगे पीछे मामला चल रहे थे नेटो के हवाले से कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इन्होंने ब्रेन डेड कह दिया, फिर ये हुआ, फिर वो सारा कुछ चलता रहा। तो इन्होंने उसके बाद ये तय किया कि जी यहाँ पर जो है एक यूरोप की फ़ौज होनी चाहिए। अच्छा, आज जो है वो ब्रसल्स में अब हर रोज़ एक इजलास हो रहा है। आज ब्रसल्स में इजलास था, और ब्रसल्स का जो इजलास है यूरोपीय यूनियन का मालिक का, वो जो है वो इसलिए अहम है कि उसमें प्रेसिडेंट मैक्रों ने ये बात की है कि बरतानिया और फ्रांस दोनों मिलके
पूरे यूरोप को एक न्यूक्लियर कवर दें, क्योंकि यूरोप के अंदर एक ही मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है, वो फ्रांस है। बरतानिया तो फ्रांस का हिस्सा नहीं है, बरतानिया तो यूरोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह है कि बरतानिया जो है वो नेटो का हिस्सा है। तो फ्रांस की तरफ से ये बात आज की गई है कि हम पूरे यूरोप को एक न्यूक्लियर कवर दें। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो वहां पर जो उनकी कई मुल्क हैं वो उसके ये बड़ा एक इशू है कि क्या फ्रांस के पास इतनी सलाहियत है कि फ्रांस जो है वो ये यूरो न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ। फर्स्ट, मैक्रोन टू डिस्कस न्यूक्लियर डेटरेंस विद यूरोपियन अलाइज, और उनका कहना यह है कि रशिया इज द थ्रेट टू फ्रांस एंड यूरोप। देखिए, बात यह है, क्या फ्रांस के पास इतनी सलाहियत है कि फ्रांस जो है वो तमाम यूरोप को न्यूक्लियर कवर दे, न्यूक्लियर डेटरेंस? पहली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है वो तो ये कहता है कि जी जो किसी एक मुल्क पे हमला होगा तो हर मुल्क पे हमला तस्वुर होगा, ये पहले बात हो चुकी है। लेकिन यह है कि इस मरहले पे अमेरिका जो सिग्नल्स दे रहा है, अमेरिका ने उनकी इंटेलिजेंस भी ख़त्म कर दी, उनकी अमेरिका ने जो है वो ख़त्म कर दी, उनका साइबर भी ख़त्म कर दिया, उनकी मिलिट्री एड भी ख़त्म कर दी, उनकी इंटेलिजेंस उनको देना ख़त्म कर दिया, और उसके नतीजे में तेज़ हमले हो गए, तेज़ तर रशिया के। तो ये जो है ये जब पिछले साल जब कैंपेन चल रही थी तो उस कैंपेन के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने एक नेटो मुल्क के अपने यूरोप के नेटो अलाय जो हैं प्रेसिडेंट से मैंने बात की, और मैंने उस प्रेसिडेंट से कहा कि या तो तुम पैसे दो मुझे, या तो मुझे पैसे दो, ज़्यादा बढ़ाओ, वरना मैं रशिया को इनकरेज करूंगा कि वो कुछ करे जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। अच्छा, ये मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ 6th एसोसिएटेड प्रेस की स्लाइड। ये पिछले साल जब कैंपेन चल रही थी तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त बात कही थी। ठीक है, ट्रंप सेज ही वंस टोल्ड, एक ज़माने में एक दौर था जब उन्होंने अपने नेटो अलाई से कहा कि पे शेयर, और ही इनकरेज रशिया टू डू व्हाट इट वांटेड। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि जाहिर है कि ये कौन से अलाय हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जर्मनी के भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्रोन भी हो सकते हैं। मैक्रोन जो है वो उनके ज़्यादा, उनका टिल पहले भी रहा है इस तरफ कि भाई एक यूरोप की अपनी फौज होनी चाहिए। लेकिन जो न्यूक्लियर है, इसमें मसला ये है कि न्यूक्लियर का फैसला कौन करेगा। तो उन्होंने आज ये भी वजाहत की उस इजलास में कि न्यूक्लियर का जो बटन है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास ही रहेगा। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास रहेगा तो क्या वो, अगर रशिया ने अटैक कर दिया किसी मुल्क पे, तो क्या वो इस जो 30-31 मुल्क हैं उन सबको इत्मीनान में लेके फिर वो जवाब देंगे न्यूक्लियर से, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो ये एक अजीब सी बात है। और फिर सबसे शेयर करेंगे अपनी न्यूक्लियर के क्या मामला है। अच्छा यार, मैं जवाबी अटैक कर दूँ, अच्छा मैं जवाबी अटैक कर दूँ, अच्छा क्या मैं पहले अटैक करूँ बाद में, पॉसिबल ही नहीं है। और वहाँ पे स्लोवेकिया और हंगरी और कई मुल्क जो हैं वो तो यूक्रेन के वैसे खिलाफ है। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी भी कोई भी न्यूक्लियर हो, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पाकिस्तान के लिए, हर मुल्क का न्यूक्लियर उसके अपने लिए होता है। पाकिस्तान कहेगा जी हम ये पूरे, भाई आपके न्यूक्लियर जो होता है पाकिस्तान का भी जो न्यूक्लियर है वो भी इंतहाई महदूद लोगों जो कि खास और ख़ास बिल्कुल उन तक ही रसाई होती है ना कि न्यूक्लियर का फैसला कैसे करना है, क्या करना है, और वो पड़ोस में भी आपका रब्ता रहता है उनके साथ हॉटलाइन पे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरे खत्ते के अंदर वो न्यूक्लियर डिस्कस इंडिया शुरू कर दे करना और पाकिस्तान आपका मुल्क होता। अब फ्रांस, ये अजीबोगरीब बात है कि पूरे यूरोप को हम कवर दें न्यूक्लियर का। अच्छा, और इसमें जो है ये यानी ये देखें ना, न्यूयॉर्क टाइम्स इसके ऊपर कह रहा है फ्रांस ओपन टू डिस्कसिंग एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर डेटर। ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं इसको समझने से कासिर हूं कि ये कैसे होगा। वो तो ये कह रहे हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है कि यूरोप जो है वो एक जो है वो डील करेगा न्यूक्लियर, अपने न्यूक्लियर डेटर्स को। ओ भाई, ये पहली बात तो ये है कि
ब्रिटेन के पास भी इतना न्यूक्लियर है कि वो ब्रिटेन, अच्छा एक बात और, 1962 में 1962 में ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी थी। उन्होंने पॉलिसी क्लियर कर दी थी कि किसी भी नेटो के मुल्क पे अगर अटैक होता है तो जवाब में बरतानिया न्यूक्लियर से जवाब देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपसे ये मैं 8th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट यूके की जो स्लाइड है, उनकी डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंट ये है कि अगर किसी भी 1962 से कि किसी भी नेटो के डिफेंस में उनके न्यूक्लियर डेटरेंस आ जाएगी। ठीक है, ये अपडेट हुआ था 28 मार्च 2024 को। तो इनकी तो क्लैरिटी है कि क्यों नेटो का मुल्क होगा तो, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर सलाहियत क्या इतनी है कि ये रशिया से लड़ेंगे? नहीं है। रशिया के पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। इनके पास बरतानिया और फ्रांस के पास इतना है कि ये अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, यूरोप को तो छोड़ दें। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि अमेरिका जो है वो ये सिग्नलिंग कर रहा है कि हम नेटो से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं, यानी हम नेटो में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उन्होंने कहा ना, ट्रम्प ने पहले भी कहा, अभी अब देखें ना, वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों पैसा दें, क्या करें। और ताल्लुकात, वो मैक्रो का जो दौरा था वो भी कहीं खटाई में पड़ा हुआ है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, जिसका कल मैंने जिक्र किया था। ज़ेलेंस्की को ले जाने के मूड में थे वो साथ, लेकिन अभी शायद वो बात नहीं बन रही आगे। तो साथ ही वो अभी न्यूक्लियर की बात उन्होंने छेड़ दी, तो अब इसका मतलब है कि हम करके दिखाएंगे। मैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यूरोप के पास ये, और आपकी देखें ना उनकी, यानी सबसे ज़्यादा जो अगर मैं यहाँ पे ये हम इनको देखें, इनकी ये सेकंड स्लाइड हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा तो यूरोप जो है वो अमेरिका से ले रहा है, असला वगैरह ख़रीद रहा है। ठीक है, और अगर हम ये देखें इसको, यानी यूरोप ही सबसे ज़्यादा जो है अमेरिका से असला ले रहा है। और अगर फर्स्ट स्लाइड देखें तो न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ पे हैं, तो यूरोप में कहाँ पे हैं, तो 100 वॉरहेड्स यूरोप में हैं अमेरिका के, 225 जो हैं वो यूके के हैं, 290 वॉरहेड्स फ्रांस के हैं, और 4479 रूस के हैं। यानी आप ज़रा रूस के देखें, फ्रांस के देखें, बरतानिया के देखें और अमेरिका के देखें, तो रशिया वॉरहेड्स में कहाँ है। और रशिया जो है अपने वॉरहेड्स को बेलारूस के साथ मशकें कर चुका है, फौजी मशकें। तो यूरोप में इस वक्त क्राइसिस है। और मैंने आपसे, अच्छा फिर अमेरिका जो इंडिकेट कर रहा है कि हम नेटो से अलग हो सकते हैं, नेटो की ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो नेटो में एक अजीबो गरीब क्लॉज है नेटो के अंदर। नेटो से किसी मुल्क ने अगर शामिल होना तो बड़ा रौला है। जैसे अब देखें ना, ये शामिल होना था हंगरी ने और बाकी मुल्कों ने, तो वीटो किया हुआ था टर्की ने, बाकी तो यूक्रेन नहीं दाखिल हो पा रहा। यूक्रेन नेटो में दाखिल होना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। जो निकलना है ना, अगर किसी ने नेटो से निकलना हो तो वो बड़ी अजीब कहानी। वो 1 साल का नोटिस है, और नोटिस वो जाएगा उस मुल्क के पास जो मुल्क डिपोजिटरी, जिसके पास जो यानी जामिन कह लें उसको, या वो फैसला करेगा नेटो का कि इस मुल्क को मेंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसके पास नेटो के असल मुसवदात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, और वो मुल्क है अमेरिका। यानी आर्टिकल 13 जो है नेटो का, नेटो ट्रीटी का, ये अगर हम देखेंगे 7th आर्टिकल 13 ही कहते हैं कि किसी मुल्क ने निकलना हो तो वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करेगा। ये 7th स्लाइड हम दिखा सकें यहाँ पे। तो ये जो है ये अजीब आर्टिकल 13 है। अब आर्टिकल 13 जो है वो ये है कि एक पार्टी जो है वो नोटिस दे, किसको नोटिस दे? अमेरिका को। अमेरिका से गुजारिश करे कि भाई हम निकलना चाहते हैं, तो अमेरिका अगर गुजारिश अपने आप से ही कर ले तो ये तो अजीब नेटो का ये जो आर्टिकल 13 ही और अजीब है। अच्छा, अब इस पूरे पिक्चर में यहाँ पे एक खौफ है कि भाई नेटो का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो अमलन ये बार बार अमेरिका ही कर रहा है ना, तो यूरोप वाले भी अब परेशान हो गए हैं। लेकिन मसला ये है कि यूरोप वाले मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे भाई, मामलात को तय क्यों नहीं कर रहे? आखिर एक ज़माने में G8 था ना भाई, एक वक्त में यूक्रेन को बफर बना के तबाह करके यूरोप क्यों नहीं बात कर रहा? ये पीस टॉक्स की तरफ क्यों नहीं जा रहा? वो कौन से हॉक्स हैं, या वो कौन से लोग हैं जो जंग चाहते हैं करना? और जबकि मईशत भी ख़राब है, इमिग्रेंट्स का इशू है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो एक पीसफुल जो अभी तक था, जो ये जॉर्जिया पे 2008 तक था, ये G8 G7 की जगह,
लेकिन वहाँ पे पूरी लॉबी है जो, और वो जो है उसने काम शुरू कर दिए जनाब, धड़ाधड़ उनकी जो अपनी उनकी जो कंपनीज हैं जो असला बनाती हैं, वो सारे कई मुल्कों के पास अमेरिका का असला है, बेशतर के पास तो वो F-35 और बाकी सारे तैयारी हैं। लेकिन ये आइडिया मेरे ख्याल से यूरोप को, क्योंकि एक डेडलॉक में फंस गए, रोज एक इजलास हो रहा है, कभी ज़ेलेंस्की माफ़ी मांगते हैं, कभी डिफेंस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी वो एक ब्रसल्स की कॉन्फ्रेंस होती है, आज ब्रसल्स में थी, कभी वो कहीं होती है, कभी वो पेरिस में होती है, कभी नेटो का इजलास होता है, कभी उनको समझ ही नहीं आ रहा, और रोज हर गुजरते दिन के साथ जो है वो रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। और आज रशिया की तरफ से कहा गया कि किसी सूरत भी, उन्होंने कहा पीस कीपर भेजें, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, अगर रशिया को पता है कि इनके पीछे कोई नहीं है, रशिया ने तो यहां तक बात कर दी थी। देखिए, ये जब शुरू हुआ था ना ये मामला, कि जब यूक्रेन की जंग छिड़ी थी, तो रशिया जो है वो अमेरिका के पीछे नहीं गया था प्रेसिडेंट पुतिन। उन्होंने कहा था कि मैं यहां पर अगर आगे बढ़े तो नेटो अलाई को हिट करूंगा। ये पुतिन की तरफ से बात हुई थी, ये सारे हिल गए थे, ये सारे आपके जो बाल्टिक स्टेट्स हैं और बाकी सारे। तो अब मसला ये कि अब वहां पर क्राइसिस रहता है, यूक्रेन तो बन गया ना बिल्कुल, उसका तो सत्यानाश हो गया। ज़ेलेंस्की को इंटरेस्ट भी नहीं है, इसको पता है इलेक्शन भी नहीं होने, वो कौन सा इलेक्शन होगा, कैसे होगा, वहाँ का पूरा इलेक्टोरल सिस्टम तबाह है, लोग मर रहे हैं हर रोज़। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इससे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और अमेरिका जो है वो इंजॉय कर रहा है, और उधर टैरिफ भी लगा दिए हैं, उधर जो है वो यूरोप अजीब बीच में एक खिचड़ी पक गई है दरमियान में। दूसरी जो बात है वो ये है कि चाइना की तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई, और ये जो वॉशिंगटन में एम्बेसी है चाइना की, उनकी तरफ से ये बड़ा सख्त एक तरह से उनकी तरफ से ये पैगाम आया कि जी चाइना जो है वो सिर्फ टैरिफ्स पे नहीं बल्कि अस्करी हर सतह पर जो है वो आखिरी मरहले तक जो है वो जंग करने को तैयार है चीन। अच्छा, अब उसमें जाहिर है कि वो उन्होंने ये भी तो कहा ना कि बगराम एयरबेस हमें इसलिए चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि बगराम एयरबेस पे जाके हमारे पास होती तो हम चीन पे नजर रख सकते थे। वो दिल की बात उनकी आ गई, लबों पे आ गई ट्रंप साहब के, उनको इसलिए बगराम एयरबेस चाहिए थी कि यहाँ रह के चीन को देखते वो। अच्छा जी, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मैंने आपसे बात की ना कि वो असला तो पाकिस्तान के लिए इशू बना हुआ है, वो असला छोड़ के गए हैं, तो वो तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा रौला है, बहुत बड़ा, कि वो कहाँ गया, कैसे गया, किसके पास गया असला, और इस तरह से जो छोड़ के चले गए, तफ्तीश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कोई ड्यूबियस मामला है, ठीक है ना, ये मामला ड्यूबियस है। अमेरिका को अपनी साइड चेक करनी चाहिए, क्योंकि वो असला पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान तो बाइडेन तो से कह रहा है कि ये असला हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका का, तो किन के हाथे लग गया। अच्छा, एक तो ये बात। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो चाइना से उन्होंने बात की है, देखिए चाइना ने जवाब दिया है, और चाइना ने साथ ये भी कहा है कि एक तो टैरिफ वगैरह जवाब भी चाइना ने लगाए हैं, और फिर वो ही कहा है कि जो फेंटेनल के हवाले से पहले भी बात कर चुके हैं कि एक बड़ा वो एक नशा है जो अद्वियात की सूरत में जाता है और स्मगल होता है, और कैसे पहुंचते हैं और क्या नहीं पहुंचता। तो वो चाइना जो है वो उन्होंने कहा इंतहाई बोगस इल्ज़ाम है उनकी। वहाँ पे जो नेशनल कांग्रेस है उसका इजलास भी हो रहा है, और उस दौरान अहम फैसले भी हो रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया है कि ये ऐसी बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि चाइना जो है उसने 2 ओपियम वॉर्स फेस किए, ओपियम वॉर्स, अफ्यून की जंगें 2, और ये ओपियम वॉर्स जो हैं ये चाइना की हिस्ट्री, चाइना के लोग, मुझे नहीं पता कि जब अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो किस कदर तकलीफ से गुजरता है चाइना, कि उनके ऊपर जो है वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से उनको फोर्स कर रही थी कि जी, तिजारती खसारे में चले गए थे, तो ये फोर्स कर रहे थे कि जी आप वहाँ पे ओपियम फरोख्त करें अपने मुल्क में। और जब इनकार किया चाइना ने, तो चाइना पे जंग छिड़ दी। पहली जंग जो है वो छिड़ी इन्होंने 1839 से लेकर 1842 तक, और उसमें शहर जला दिए, उसमें बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत पहली ओपियम वॉर में वो बरतानिया और चाइना के दरमियान हुई। और जब दूसरी जो जंग हुई इनकी, जिसमें फ्रांस भी साथ था, तो वो 56 से लेकर 60 तक हुई, और वो जो है उसमें भी पहली इस तरह ख़त्म हुई, मुआहदा हुआ, उसमें हांगकांग ले लिया उन्होंने, ताकि हांगकांग की बंदरगाह से जो है आगे जो है वो अफ्यून जाया करे, और उनके लाखों लोग जो हैं वो अफ्यून का ओपियम के एडिक्ट हो गए।
और 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ है तो उसके बाद 4 साल 1953 4 साल का टाइम था, 53 तक 53 तक उन्होंने कहा था एक शख्स यहाँ ओपियम का आदी ना रहे चाइना में, क्लैरिटी के साथ। चेयरमैन माओ का था। तो 4 सालों में चाइना से ओपियम ऐसे हो गई वहाँ पे जैसे कैपिटल पनिशमेंट टाइप चीज़ होती है ना, कि कोई आदी नजर ना आए। उन्होंने जैसे तैसे करके इस लानत से जान छुड़ाई, लेकिन इनको डाल दिया था वही कॉलोनाइजर जो यहाँ पर आए थे। और ये वो दौर था जो जब यहाँ पे कॉलोनाइजर ये सारा कर रहे थे। मैं वक्फे पे जाने से पहले एक बात आपको और बताता चलूँ कि जब यहाँ पर ये कॉलोनाइजर्स जितने हैं ये सारे जब ये कर रहे थे ओपियम वॉर यहाँ पे छेड़ रहे थे, तो ये वो दौर है जब वहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट पे आपको बहुत सारे नज़र आती हैं ना, ये हार्वर्ड, ये आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये जनाब ये जो आईवी स्कूल्स हैं सारे, ये कोलंबिया, हार्वर्ड, उसके बाद स्टैनफोर्ड और उसके बाद ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ ईस्टर्न कोस्ट पे, ये सारी बरतानिया जब काबिज था अमेरिका में तब बनी थी। तो वहाँ से ओपियम से फ़ायदा होता था और एक कॉलोनी उधर उन्होंने बना ली थी और एक कॉलोनी इधर जो अमेरिका में थी। ये सारी बरतानिया जब अमेरिका कॉलोनी था बरतानिया की, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज उस वक्त बनी। तो उधर से पैसा इधर आ जाता था, पैसिफिक यहाँ पर जनाब तरक्की होती रहती, क्योंकि इधर भी बरतानिया बैठा तो उधर भी, ये कॉलोनी थी दोनों तरफ, फ्रांस और बरतानिया, और उधर भी इधर भी। तो बात यह है कि ये बड़ी तल्ख मेमोरीज है। अब उसमें उन्होंने कहा कि फजूल सी बात है ये आपकी जो, अब इसको जाहिर है कि वो चाइना को और अमेरिका है, लेकिन ये उनका कहना ये है कि भाई आपकी मेडिसिन जो है वो इसमें आप इसको जो उसको 1 से 2 में डाल दें, शेड्यूल 2 में डाल दें, 2 से 1 में डाल दें और आप पाबंदी लगा दें मुकम्मल तौर पे। आपकी जो कंपनीज हैं वो मंगवाती भी हैं पूरी दुनिया से, कभी आपको इराक पे होता है, कभी शाम में होता है, कभी इधर होता है, कभी उधर। फेंटनिल के बगैर तो काम नहीं चलता। ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है पूरी, तो अगर फेंटनिल को बंद कर देंगे तो कैसे काम, तो फिर उसके और लोग इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन ये है कि जैसे हमारे होता है ना, अक्सर होता है वो फलाना आदमी जी वो खांसी की दवाई पीता रहता है, फलाना आदमी ये करता रहता है, उसमें नशा है, उसमें नशा। आप तो या तो बंद कर दें टोटल, ऐसा कोई चीज़ तरीका निकालें कि ये चीज़ें इस्तेमाल ही ना हो, वरना ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मंगवाती हैं और स्मगल करती हैं और फिर कोटे ले जाती हैं आगे। तो ये है कि चाइना इस एक्सट्रीम तक कभी नहीं गया जिस एक्सट्रीम तक चाइना ने आज बात की है। लेकिन उसके साथ ही गजा जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल बात की है, मैं वक्फे में जाने से पहले अगर उसको सिर्फ दिखा सकूं, उन्होंने कहा है कि शलोम हमास मीन्स हेलो एंड गुड बाय। अगर 4th स्लाइड दिखाऊं, यू कैन चूज रिलीज ऑल हॉस्टेजेस नाउ नॉट लेटर, इमीडिएटली रिटर्न ऑल ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ पीपल यू मर्डर्ड और इट इज ओवर फॉर यू। और आई एम सेंडिंग इसराइल एवरीथिंग इट नीड्स, फिनिश द जॉब। और आखिर में उन्होंने कहा है कि this is your last warning for the leadership. Now is the time to leave Gaza while you still have a chance. Release the hostages now or there will be hell to pay later. अच्छा, उससे पहले ये लिख रहे हैं कि if you do you are dead. Make a smart decision. अगर आप ये नहीं करते तो ये इंतहाई खतरनाक मैसेज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भेजा गजा में। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अदम एतमाद की जो फिजा है इसमें अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन पाएगा? कुछ इश्यूज पे बनना चाहिए और सबका ही बनना चाहिए, लेकिन ये जो टेररिज्म, हार्डकोर टेररिज्म सर उठा रहा है, तो इसके ये तो पूरे मुल्क का मसला है। सोशल अनरेस्ट, लोगों में बेचैनी, जाहिर है इन्वेस्टमेंट्स आनी है बाहर से, तो ये आपकी इतनी दहशतगर्दी मुल्क में बढ़ जाएगी। और फिर दुनिया के हालात हैं, 2,40,000 जो कानूनी तौर पे लीगल यूक्रेन के लोग अमेरिका में थे, लीगल, जिनके पास ग्रीन कार्ड थे या जो भी उनके पास पासपोर्ट्स मिल गए थे, जो कुछ था, उनका लीगल हैसियत उनकी ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ रॉयटर्स को। 2,40,000 यूक्रेनियंस का लीगल स्टेटस रिवोक हो रहा है। ठीक है,
और इसमें फिर लैटिन अमेरिका के भी यानी लीगल स्टेटस जिनके पासपोर्ट्स हैं, जिनके पास जो बरसाबर से वहाँ मुकीम है सारे, उनको लीगल स्टेटस। अब जो वीज़ों पे कुछ लोगों की एंट्री जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान भी शायद उसकी जद में आ रहा है, बाकी एक अनसर्टिनिटी है। और इसमें जो मैं वो आपसे वो बात मैंने जो मुकम्मल नहीं की, वो मैं ये बता रहा था कि ये जो जितनी ना हार्वर्ड, ये जो एवी लीग स्कूल्स हैं ना सारे, जो 8 हैं, जिसमें हार्वर्ड है, ये 1636 में बना, फिर ये 1693 में बना, या पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी 1740, या प्रिंसटन 1746, और कोलंबिया 1754, और फिर ये यूनिवर्सिटी ऑफ विलियम एंड मैरी, और ये सारी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारी बरतानिया ने बनाई हैं, ये बरतानी दौर में बनी है। इनको आईवी लीग, ये ईस्टर्न कोस्ट में सारी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब वहां पर यानी पैसिफिक के उस तरफ बरतानिया मौजूद था, फ्रांस मौजूद था, और पैसिफिक के इस तरफ भी बरतानिया और फ्रांस ही मौजूद थे, जिनका फिर फड्डा हुआ और अमेरिका ने आज़ादी हासिल की। अच्छा, अब ये जो मैसेज आया है जो चाइना का, तो ये सख्त मैसेज है, और वो ताइवान और जाहिर है, लेकिन वो साथ ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि मैं बिग डील करूंगा, मैं मिलूंगा, शी जिनपिंग मेरा दोस्त है, सारी बातें साथ ये भी हो रही है, चाइना ने रिएक्ट किया आगे से। अच्छा, आगे वो चल रहा है सारा सिलसिला। लेकिन इसमें जो गजा के हवाले से हुआ है ना मामला, वो कुछ अजब ही हुआ है। वो ये हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यार रात को ये खौफनाक किस्म की, जब जैसे ही उन्होंने ये मैसेज किया ना, वो नेतन्याहू और ये जो ज़ायनिस्ट ने सारे ये छलांग मार के, वो होता है ना एफिल टावर के छत के ऊपर जाके चढ़ गए कि अब तो भाई गजा फिर हमारा, वो तो तैयार हैं, हम तो कूद जाओ, बम गिरा दो, फलां कर दो। उसकी थोड़ी देर के बाद व्हाइट हाउस ने तस्दीक की, खबर आई, और उसकी तस्दीक कर दी व्हाइट हाउस ने कि 1997 के बाद पहली मरतबा बरतानिया और हमास बराह रास्त टॉक्स कर रहे हैं। अमेरिका और हमास जो है 1997 के बाद से ट्रंप इंतजामिया बराह रास्त हमास से बात कर रही है, और इसराइल को नहीं पता। और ये जनवरी से शुरू हुई थी बात, बढ़ते, और अब जो आखिरी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात में हमास से जो है वो 1-on-1 उनकी लीडरशिप से बात हो रही है कतर में, जो इत्तलात है। और उसमें जो दूसरा सीज फायर का मरहला है, उसके हवाले से क्या तय हो रहा है ये इसराइल को पता ही नहीं है, नेतन्याहू को पता ही नहीं कि क्या बात हो रही है। हमास की डायरेक्ट बातचीत हो रही है। मैंने कहा स्टीव विटकॉफ गए थे अंदर, स्टीव विटकॉफ भी इसका हिस्सा है, और जो उनके एडम बॉयलर हैं वो भी इसका हिस्सा है, जो उनके हॉस्टेजेस के हवाले से वो बराह रास्त बात कर रहे हैं हमास से। अब उसमें अरब ममालिक जो है उनका भी प्लान अपनी जगह मौजूद है, जो मिस्र की तरफ से आया है। उन्होंने अरब ममालिक को भी बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड नहीं किया, उन्होंने हमास से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वो अमेरिका हमास से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और इसराइल के लिए तो ये चौंका देने वाली। अरब ममालिक को ज़ाहिर पता होगा, आपस में शेयर किया होगा कतर ने कि भाई ये हमास के लोग हैं और ये सारे। लेकिन आप ज़रा उनकी बोखलाहट देखें कि ये 17th इसराइल आउटरेज्ड ओवर डायरेक्ट ट्रंप हमास टॉक्स, ठीक है। और ये फिर जनाब ये 24 15वीं स्लाइड, इसराइल 24, विटकॉफ डिस्कस सेकंड फेज ऑफ सीज फायर विद हमास, ये डायरेक्ट बात हो रही है। अच्छा, और फिर उसके बाद अभी टाइम्स ऑफ इसराइल ने, अमेरिका ने कह दिया कि पॉजिटिव हो गई टॉक्स हमास के साथ, मीडिएटर्स फेज 2 ऑफ सीज फायर डील। अब ये क्या डील हो रही है, क्या इसमें बात अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है हमास से, और उसमें जो बात अब हो रही है उसमें बाकायदा ये जिक्र हो रहा है कि भाई यहाँ पर गवर्नेंस आगे कैसे होगी। मतलब आपने जो बात की है कि आप हमास तो विड्रॉ कर गए थे कि हम लोग नहीं होंगे, लेकिन अब इसमें नाम डिस्कस हो रहे हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन पे आपको भी इतराज़ नहीं है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी इतराज़ नहीं है, अरब ममालिक को भी इतराज़ नहीं है, अमेरिका को भी इतराज़ नहीं, जो टेक्नोक्रेट्स होंगे उनके नाम फाइनल हो रहे हैं। यानी ये स्टेज 2 पे आगे चला गया मामला। और ये स्टेज 2, ये देखें ना, ये जो है फेज 2 ऑफ द सीज फायर डील, 13 स्लाइड देखें ना, अभी अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है हमास से। यानी आप ये देखें कि इसराइल को निकाल दिया बीच में से, इसराइल को निकाल दिया, फेज 2 पे डायरेक्ट बात हो रही है हमास से। और एक लंबा चौड़ा उधर से ट्रंप साहब ने वो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, ट्रुथ पे, और वो पीछे जो है जना वो डायरेक्ट बातचीत शुरू हो गई।
और फिर उसके बाद जो है वो ये जो है ना, ये अगर आप ये देखें ना, ये वो बात है जो मैं बार बार कहता रहा हूँ। ये 24 देखिए आप, 24 जो हाज ने आज लिखा है, नेतन्याहू को क्यों डरना चाहिए ट्रंप और जेलेंस्की के शोडाउन से। ये जेलेंस्की और ये दोनों जो है ना, ये बस के नीचे जाएंगे, नेतन्याहू भी बस के नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है इसको भी फेंकेंगे उठा के, और इसमें जो है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इजिप्ट की तरफ से बड़ा सख्त आज स्टेटमेंट है, मैं उनका देख रहा था मीडिया, ये एराम ऑनलाइन में, फ्रैक्चर्ड रिलेशंस 22 उन्होंने पहली दफ़ा ये बात की है कि हमारा जो 79 का जो हमारा जो पैक्ट है कैंप डेविड वाला, वो ख़तरे में है। अगर मैं 22 स्लाइड देखें, फ्रैक्चर्ड रिलेशंस, उन्होंने कहा है कि गज़ा वॉर जो है ये 79 इजिप्ट इजरायली पीस ट्रीटी को ख़तरे में डाल रही है। मतलब इसका मतलब ये है कि इधर से इजिप्ट, उधर से जो है वो जॉर्डन, वहाँ से लेबनान, ठीक है ना, हिजबुल्लाह तो नहीं ख़त्म हुई ना, अपनी जगह मौजूद है, उधर से लेबनान। लेबनान के प्रेसिडेंट जो है वो तो सऊदी अरेबिया की सपोर्ट, और वो सऊदी अरेबिया ने एंडोर्स कर दी है इस पूरे गज़ा प्लान को। तो ये नेतन्याहू की क्या चीज़ है, सारे मुल्कों, अरब मुल्कों ने किया। OIC की समिट हो रही है, ठीक है, और उसके बाद वो फेज 2 पे आगे बढ़ गए और इनको साइड पे कर दिया नेतन्याहू। और नेतन्याहू चूक रहे हैं, वही बात हो रही है ना, जो पुतिन और ट्रंप की बात हो रही है, और वो जेलेंस्की मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, वो डायरेक्ट हमास से बात करके उन्होंने मामला हल किया, भाई आगे चलो। और नेतन्याहू जो है बीच में कह रहे हैं, वो उनको शॉक लगा है। बल्कि आप ये देखिए, मैं आपको एक सिर्फ ये दिखाऊं तो आपको और हैरत होगी कि ये जो है ये एक तो ये है कि ये 16 देखें, हमास मीडिएटर्स जो है कंटिन्यूइंग एफर्ट टू कंपेल इसराइल टू बिगिन, यानी मीडिएटर जो है वो जबरदस्त मतलब धमकियां देने फेज 2 पे जाओ। ओ भाई, ये जो है ना नेतन्याहू का क्या बनेगा मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये है कि अमेरिका और हमास की डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, और उसमें नाम फाइनल हो रहे हैं, बाकी सारे मामला हो रहे हैं। जेलेंस्की इज लॉस्ट, और वो अपने साथ जो है वो दुख है कि यूक्रेन जैसे खूबसूरत मुल्क को तबाह कर दिया उसने, और यूरोप के जितनी जल्दी से जान छुड़ाए उतना बेहतर है, और जितनी जल्दी ये दुनिया जान छुड़ाए ये ज़ायनिस्ट जो हैं और 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो मामला हल होंगे। और वो पूरा इजिप्ट को माहिदा भी और सारे माहिदे वो हमास के साथ कर रहे हैं कि ये देखो कुछ इश्यू तो नहीं है, बाद में नहीं बिकाना, वो डायरेक्ट अमेरिका बात कर रहा है। और हो सकता है कोई चक्कर भी लग जाए किसी का, खामोशी के साथ बाद में खबर आए वाशिंगटन का। तो बात ये सारी कि ये उन्होंने कहा ये ट्रबल मेकर है, इसको साइड पे करो, ये हर दफ़ा इसको बस। और स्टीव विटकॉफ भी बात कर रहे हैं, और ये मामला ये हमास और अमेरिका की डायरेक्ट टॉक्स होना, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया था 1997 में, तो ये भी बहुत बड़ा एक इवेंट है। तो देखते हैं, हमारी तो दुआ है कि अमन आए हर तरफ और सुकून के साथ मामला आगे बढ़े। लेकिन यह है कि ये टर्मोइल है और इसमें रियासतों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को संभालें, और हम भी जो अपने इश्यूज हैं सारे जो इंटरलिंक्ड हैं, गवर्नेंस, सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये आपके सिक्योरिटी और इकोनॉमी और फॉरेन रिलेशंस, तो ये सारे इन पे तवज्जो दें, बाकी चलते रहते हैं मामला। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।